नमस्कार, मेरा नाम राजमोहन सिंह है और अमूमन आप इस प्लेटफॉर्म पर मुझे देखते नहीं होंगे। आप जिस चेहरे को लगातार इस फेसबुक पेज पर और इस यूट्यूब चैनल पर जो देखते हैं इंडियो नेपाल टाइम्स के, वो हमारे साथ रंजन कुमार है और उन्हीं के साथ एक घटना घटी है। साइबर फ्रॉड की घटना है और इसको खुद से अपने साथ जब कोई खबर घट जाए तो उसको सामने रखने में थोड़ी झिझक होती है कि किस तरीके से लोगों को बताया जाए। तो इसलिए मैं रंजन भैया की मदद के लिए पहुंचा हूं और इंडियो नेपाल टाइम्स के पेज पर आप हमें देख रहे हैं इस वक्त। और ख़बर क्या है और क्या मामला है वो इनसे समझेंगे। उसको पहले ज़रा आपको एक झलकी दे देता हूं कि साइबर फ्रॉड किस तरीके से हावी हो चुका है कि फेसबुक आपका हैक कर लिया जा सकता है। और अब साथ ही इनके साथ जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आपका डेटा सरकारी विभागों में भी सुरक्षित नहीं है, जहां गोपनीयता बरती जानी चाहिए। सरकार के पास अगर आप कोई आवेदन करते हैं तो आप कम से कम इसके लिए निश्चिंत रहते हैं कि आपका डेटा सरकार के पास है तो सरकार उसको गोपनीय रखेगा। लेकिन वहाँ से भी अगर डेटा लीक हो जाए और उसके बाद आपसे उगाही के लिए डिमांड किया जाए और आपको फ़ोन करके कहा जाए कि आप हमें इतने पैसे दीजिए तो आपको हम ये टेंडर दिला देते हैं, ऐसा ही कुछ घटनाक्रम रंजन भैया के साथ हुआ है। दरअसल इन्होंने बिजली विभाग में एक आवेदन दिया था बिल कलेक्शन और मीटर रीडिंग के लिए। पंचायत स्तर पर एक तरीके से टेंडर निकला हुआ था, उसको लेकर पिछले साल इन्होंने आवेदन दिया था। अब तक उसमें कुछ सरकार की तरफ से किया नहीं गया है, लेकिन इनके पास लगातार 2-4 दिनों से फ़ोन कॉल आ रहा है और 10,000 रुपये की मांग की जा रही है कि आप इतना पैसा अगर भर देते हैं तो आपका हम टेंडर पास कर देंगे। और बहुत ही सारी चीज़ें उसमें जो है वो संदेहास्पद है। जो अकाउंट नंबर दिया गया है, जो पता दिया गया है, साथ ही साथ वो जो आदमी जो इनको फ़ोन करके उगाही की मांग कर रहा है, पैसे की मांग कर रहा है, उसने अपना एम्प्लॉय कार्ड भी इनको दिया है, आईडी कार्ड भी है, जिससे कई सवाल पैदा होते हैं और उन सवालों पर जिक्र करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बताइए रंजन भैया कि आपने क्या आवेदन किया था, कहाँ पर आवेदन किया था और इसके बाद क्या कुछ हुआ उसमें अब तक। ज़रा शुरुआत से सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताइए। जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नमस्कार। मैं बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग हर मायने से सतर्क रहते हैं जी, लेकिन आम लोग जो है, जो गांव में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा सतर्क नहीं रहते हैं, तो वो हो सकता है कि फ्रॉडिंग का शिकार हो जाए। टेक्निकली इतने साउंड भी नहीं है, डिजिटल मीडिया भले ही अब इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे हैकिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं और डिजिटल मीडिया में बहुत सारे झोल भी हैं, सबको पता नहीं रहता है। बिल्कुल। अब कॉल भी आता है, उससे आपके पैसे उड़ा लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो वही मैं बता रहा था कि पिछले वर्ष BSPHCL यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में मैंने पिछले वर्ष आवेदन किया था ऑनलाइन जी, जिसमें पंचायत स्तर पर पूरे प्रखंड क्षेत्र के जितने भी पंचायत होते हैं उसके लिए बिल कलेक्शन एजेंट की उसमें बहाली होनी थी। उसके लिए मैंने ऑनलाइन आवेदन किया था और उसके बाद इधर पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू एक मोबाइल नंबर है जिससे लगातार मुझे कॉल आ रहा था। और मैं जब उससे बात किया तो पता चला कि वह अपने आप को बेली रोड बिजली ऑफिस के कार्यालय का एक बता रहा था। उसने मैनेजर बता रहा था। उसने मुझे एक आईडी कार्ड भी दिया राजू कुमार के नाम से, जिसमें जॉब टाइटल में एम्प्लॉयर लिखा था और उसका आईडी नंबर भी मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, 94094856। और उसने जो मेरे व्हाट्सएप पर अपने व्हाट्सएप नंबर से कर रहा था, जिसका नंबर है 9748127830। उससे उसने अपना आईडी कार्ड भी भेज दिया और लगातार हमसे पैसे मांग रहा था। मैं शुरुआती दौर में ही उसकी बातों से भांप गया था कि यह फ्रॉडिंग है, लेकिन मैं उसको बात में उलझा के रखा ताकि मुझे उससे पूरी डिटेल्स लेना था। मैं करीब उससे 1 से 1.5 घंटे हर 10 मिनट 15 मिनट पर बात किया हूँ लगातार। और जब मैं भांप लिया अच्छी तरह तो उसे मैं लगातार कहता रहा कि मैं पैसे जमा करता हूँ, तुरंत जमा कर दूंगा, मेरे पास अभी परेशानी है, मैं पैसे की
की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने उसकी पूरी डिटेल्स जहाँ तक मुझे संभव हो सका मैंने ली। सबसे पहले उन्होंने आपने क्या मांगा और उन्होंने क्या दिया, उसके बाद कहाँ से आपको जो है शक आपका बढ़ता गया? जी सबसे पहले उसने कहा कि मैं एक ये BSPHCL का एक अधिकारी बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि और वो लगातार कह रहा था कि आप 10,000 आपका मेरिट सब चीज़ में आपका पास हो गया है, सिर्फ मेरिट नहीं हुआ है। यानी मेरिट बनाने के नाम पर उन्होंने 10,000 रुपये डिमांड किया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कोई अधिकारी डायरेक्ट फ़ोन करके और इस तरह का पैसे का डिमांड नहीं करता है, वहीं से मेरा शक गहराते चला गया। जी अच्छा, तो आपने जब उनका बोला कि आपकी पहचान के लिए सर हमको बता दीजिए, आप अपनी अप्लाई एम्प्लॉय कार्ड अपना कुछ भेज दीजिए, तो वो जो आप उन्होंने भेजा उससे फिर आपका शक, उससे तो और शक बढ़ गया होगा। मतलब क्या लगा उसको देखकर? सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जैसे हमने सोचा कि अगर कोई किसी से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे आभास हो गया कि वह फ्रॉड है, तो हम जानना चाह रहे थे कि अगर वो अपना पिक्चर भेज दे या कुछ करे तो हम लोग का पक्ष मजबूत हो सकता है। इसलिए मैंने उसे कहा कि आप अगर एक फ़ोटो भेज दे मुझे, मैं आपको देखा हूँ नहीं कभी, आप मुझे फ़ोटो भेज दे तो हम आपको पहचान सकते हैं, आपको जान सकते हैं। उसने मेरे व्हाट्सएप नंबर लिया और व्हाट्सएप पर उसने फ़ोटो भेज दिया। उसके बाद मैंने कहा कि जब पैसे का वह जिक्र बार बार कर रहा था तो मैंने कहा ऐसा कीजिए सर, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए। उसने ICICI बैंक का मोहम्मद एहसान अहमद के नाम से अकाउंट है। हाँ। उसने अकाउंट नंबर भी भेज दिया। अच्छा। जो अकाउंट नंबर देहरादून का पता चल रहा है। वो आपने IFSC जब उसकी पड़ताल की IFSC कोड की तो उससे पता चला होगा कि वो बैंक अकाउंट जो है वो देहरादून का है। उसके IFSC कोड को जब मैंने नेट के द्वारा सर्च किया तो पता चला कि वह देहरादून का अकाउंट है। जी ठीक है। तो मतलब आपसे लगातार कितने दिनों से फ़ोन आ रहा है, इनसे पैसे के लिए डिमांड हो रही है? 2 दिनों से वह लगातार फ़ोन कर रहा था, लेकिन मैं उसके फ़ोन को इग्नोर कर रहा था। मेरे पास वक्त की कमी थी, जिस वजह से हम चाह रहा था कि अगर फ्री हो तो उससे पूरी तरह से अगर बात करें तभी तो उसे डिटेल्स पता चल पाएगा। इसलिए मैं उसे टरका रहा था 2 दिनों से, और मैं कल उसे पूरी तरह समय निकाल कर मैंने उससे बात किया। वो लगातार पैसे जमा करने की बात कर रहा था कि आप कहाँ हो, कितना देर में। अगर कोई अधिकारी अगर फ़ोन करे तो ऐसा नहीं कर सकता है कि आप कितना जल्दी पैसे जमा कर रहे हो, आपका मेरिट बचा हुआ है, एक दिन में आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, आपको वेबसाइट दे दिया जाएगा। यानी इस तरह से वह बात कर रहा था, लग रहा था मानो मुझे आज ही नौकरी वह दे रहा है। अच्छा, अभी आपको कोई जानकारी इस तरीके की है कि कोरोना काल में ही बिहार सरकार के जो टेंडर है वो लोगों को मिल रहे हैं या रिन्यूअल हो रहा है, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि जिस चीज़ के लिए जो हम पंचायत स्तर के लिए जो हमने टेंडर के लिए जो आवेदन किया था, जी, मैं विभागीय जानकारी भी प्राप्त किया हूँ। उसमें पता चला है कि वह जो पहले से जो लोग काम कर रहे थे उसी को रिन्यूअल कर दिया गया है। तो ऐसा तो कहीं कुछ है ही नहीं। जब वो पहले वाले लोगों को ही रिन्यूअल कर दिया गया तो क्या इससे लगता है, तो पूरी तरह से समझिए कि अब फर्जीवाड़े का मामला है, कहीं ना कहीं फ्रॉडिंग का मामला है। चलिए, अगर फर्जीवाड़े का मामला भी है, साइबर फ्रॉड का ही मामला बनता है, तब भी एक सवाल तो खड़ा होता है। सवाल वो ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकारी विभाग में इन्होंने आवेदन किया, इनका डेटा, इनका एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी आईडी, एप्लीकेशन आपने किया उसकी आईडी नंबर जो है वो नंबर इनको बता के फिर इनसे कहा जा रहा है कि आप 10,000 रुपये दीजिए तो आपका टेंडर जो है वो पास कर दिया जाएगा और आप जो है पूरे नॉर्म्स को पूरा कर लेंगे। हालांकि ये नहीं बताया जा रहा है कि वो आखिर पैमाना कौन सा तय किया गया है और कौन सी इनके आवेदन में कमी थी जिसको पूरा करने की एवज में वो 10,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये डेटा लीक कहां से हुआ, और अगर लीक हुआ तो उस फ्रॉड के पास कैसे पहुंचा, और अगर फ्रॉड के पास ये डेटा सरकारी विभाग का, बिजली विभाग का डेटा अगर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधिकारी उसमें शामिल होंगे। ये कहीं ना कहीं साजिश की तो इससे बू आती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लग रही है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई बिजली विभाग के अधिकारी इसमें सम्मिलित है और डाटा को लीक करके, और लगता है कि जो लोग ने आवेदन किया है उन लोगों के पास फोन कर करके और इस तरह से फ्रॉडिंग का यह मामला बनता है। मतलब एक बड़ा रैकेट भी हो सकता है। हमारे पास फोन आया, आपके पास फोन आया तो आप सतर्क हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आवेदन किया होगा और वो सतर्क नहीं हो पाए होंगे और वो इतने टेक्निकली उतनी समझ नहीं रखते हैं कि इन चीज़ों को लेकर वो
फिर आगे पता करें, इन चीज़ों की पड़ताल करें, तो वो लोग इसके झांसे में तो फंस सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फंस सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने इसको बारीकी से समझा, बारीकी से जाना, तब तो पता चला कि यह फ्रॉड है। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो लोग नहीं समझ रहे होंगे, उन लोग तो इनके झांसे में आ सकते हैं। तो इसलिए इसमें कहीं न कहीं लगता है कि यह बहुत बड़ा, यह एक जल्दसाजी का मामला बन सकता है। प्रशासन अगर इस पर चाहे तो यह बहुत बड़े, यह गिरोह का एक भंडाफोड़ हो सकता है। बिल्कुल। तो ये खबर जो है वो बेहद अहम थी, आपको बताना ज़रूरी था कि किस तरीके से जो साइबर फ्रॉड हैं, जो धंधेबाज हैं, वो आपको निशाना बना सकते हैं। एक पत्रकार को इस तरीके से लगातार 2-3 दिनों से फ़ोन करके 10,000 रुपये उगाही की जब मांग की जा सकती है, भले ही उनको, उस फ्रॉड को ये पता नहीं होगा कि वो किसके पास फ़ोन कर रहा है, और वो जिसको चंगुल में फंसाने की सोच रहा है वो कहीं खुद ही उसके चंगुल में ना फंस जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी के पास भी फ़ोन कॉल इस तरीके का जा सकता है, जिन लोगों ने भी आवेदन किया होगा। अगर आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक ये वीडियो पहुंचता है, तो आप शेयर करिए। आप उन लोगों को ज़रूर बताइए जिन लोगों ने इस तरह का कोई भी सरकारी विभाग में टेंडर भरा हो, ऑनलाइन आवेदन किया हो, तो वो सतर्क हो जाए, क्योंकि आपका डेटा लीक हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और आपके पास सरकारी विभाग के हवाले से और ये कहकर कि सरकार और विभाग जो है वो आपका टेंडर पास कर देगा, आप इतने पैसे जमा कर दीजिए, उगाही के तौर पर आपसे पैसे की डिमांड की जा सकती है। हमने आपको बताया। हम अपने एडिटर सहयोगी जो हमारे हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि बार बार ये जो फ्रॉड जिसका हमारे पास फ़ोन आ रहा है, उसका फ़ोन नंबर, साथ ही साथ जिस बैंक अकाउंट का नंबर दिया गया है, जिस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए वो लगातार कह रहा था, वो बैंक अकाउंट भी लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इसी नंबर से फ़ोन आता है। आदमी जो है वो खुद को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मैनेजर बताता है और पटना का रहने वाला बताता है। हालांकि जो एड्रेस दिया गया है वो भी जाएंगे तो पड़ताल करने पर यही पता चलेगा कि वहाँ भी कोई नहीं रहता है। इसीलिए फर्जीवाड़े की बू आई, एक साजिश की बू आई, इसलिए हमने इस वीडियो को करना सही समझा ताकि बाकी और लोग सतर्क हो जाएं। क्योंकि रंजन भैया एक पत्रकार हैं, 17 सालों से प्रिंट मीडिया में इन्होंने योगदान दिया है और अच्छा खासा इनके पास अनुभव है, तो इनको समझ में आ गया पहले ही कि ये सही फ़ोन कॉल नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं साजिश जो है वो इनको भनक लग गई। तो इसलिए ये वीडियो करना हमने ज़रूरी समझा। तो आप मामले की गंभीरता को समझिए। आपने भी अगर किसी सरकारी विभाग में आवेदन दिया हुआ है और आपके पास इस तरीके का कोई फ़ोन कॉल आता है, आपसे किस तरीके के कोई पैसे का डिमांड किया जाता है, तो आप सतर्क हो जाइए। किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। IFSC कोड अगर कोई देता है तो उसकी पड़ताल कीजिए, आप विभाग में सूचित करें, बातचीत करें और पता लगाएं कि जिसका फ़ोन आ रहा है वो धंधेबाज तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। प्रशासन से हमारी गुहार यही रहेगी कि अगर और भी इस तरीके का मामला आपके संज्ञान में आया है, किसी ने शिकायत की है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।